वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये दोनों सेक्शंस में बताया गया है कि अनबॉर्न पर्सन और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का कंसेप्ट क्या है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 13 के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। आंसर है कि हाँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं। सेक्शन 13 कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करनी है तो दो कंडीशन जरूरी हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि प्रायर इंटरेस्ट होना जरूरी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफर की जाएगी, इससे प्रायर इंटरेस्ट या फिर लाइफ इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद ही अनबॉर्न पर्सन को इंटरेस्ट दिया जा सकता है, मतलब लिविंग पर्सन, फिर उसके बाद अनबॉर्न पर्सन। डायरेक्ट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, जो कि है एंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जब अनबॉर्न चाइल्ड पैदा हो तो उसे ट्रांसफरर का पूरा बचा हुआ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पार्शियल इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। यही सेक्शन 11 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी, उसके बाद बी के फ्यूचर चाइल्ड को पूरी प्रॉपर्टी देने की कंडीशन रखता है। ये ट्रांसफर वैलिड है, लेकिन अगर ए कहे कि बी के फ्यूचर चाइल्ड को सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी, ये ट्रांसफर इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को होल रिमेनिंग इंटरेस्ट नहीं दिया गया। अब एक इलस्ट्रेशन समझते हैं जो कि एक्ट में दी गई है कि ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है। पहले ए और उसकी फ्यूचर वाइफ को लाइफ इंटरेस्ट, फिर उनके एल्डेस्ट सन को सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट, और उसके बाद सेकंड सन को प्रॉपर्टी। ये अरेंजमेंट इनवैलिड है क्योंकि एल्डेस्ट सन जो ट्रांसफर के टाइम अनबॉर्न था, एल्डेस्ट सन को ट्रांसफरर का इंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट नहीं मिला। अब इसी के साथ हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि है गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता दिल। सोचो कि क्या आप अपनी सारी धन दौलत किसी ऐसे बच्चे के नाम कर सकते हो जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो अभी अपनी मम्मी के पेट में भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ कर तो सकते हो, पर अगर तुमने एक छोटी सी गलती की तो तुम्हारी पूरी वसीयत या गिफ्ट डीड कबाड़ बन जाएगी। प्रॉपर्टी लॉ का एक ऐसा ही अजीब और लैंडमार्क इशू हुआ था गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता दिन के केस में। तो गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता दिन में क्या हुआ था कि सुगा नाम की एक लेडी थी। सुगा मामी थी। वो मामी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उनकी एक भांजी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम था रामकली। सुगा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एक गिफ्ट डीड के जरिए रामकली और उसके आने वाले खानदान के नाम कर दूं। लेकिन उन्होंने गिफ्ट डीड में 3 ऐसी अजीब शर्तें रख दी जो कानून को हजम ही नहीं हुई। पहली कंडीशन उन्होंने रखी कि पहले ये प्रॉपर्टी रामकली को मिलेगी उसकी पूरी जिंदगी के लिए, यानी कि लाइफ इंटरेस्ट। फिर सेकंड कंडीशन उन्होंने रखी थी कि रामकली के मरने के बाद अगर उसका कोई बेटा हुआ, यानी कि मेल डिसेंडेंट, तो वो इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बनेगा। लेकिन अगर उसके सिर्फ बेटियां हुई, यानी कि डॉटर्स हुई, तो उन्हें सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वो प्रॉपर्टी को आगे बेच नहीं पाएंगी। फिर कंडीशन थ्री जो थी ये थी कि अगर रामकली का कोई बच्चा हुआ ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के बेटे यानी कि दत्ता दिन को मिल जाएगी। अब ट्विस्ट आया कि रामकली बिना किसी बच्चे के मर गई। अब दत्ता दिन दौड़ा दौड़ा आया और बोला मामी ने कहा था बच्चे नहीं हुए तो प्रॉपर्टी मेरी। वही रामकली का पति गिरीश दत्त बोला कि नहीं, मेरी बीवी प्रॉपर्टी की मालिक थी तो अब ये मेरी है। मामला पहुंचा कोर्ट के पास। कोर्ट ने जब इस गिफ्ट डीड को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हाँ, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 2 सबसे बड़े रूल्स का वायलेशन हुआ है। क्या? कानून कहता है कि आप किसी अनबॉर्न पर्सन, यानी कि जो पैदा ही नहीं हुआ है, आप किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दे तो सकते हो, पर उसे आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देनी पड़ेगी बिना किसी इफ एंड बट के। आप किसी अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। यहाँ सुग्गा मामी ने रामकली की अनबॉर्न बेटियों को सिर्फ लिमिटेड राइट दिया था कि तुम बेच नहीं सकती, इसलिए अनबॉर्न डॉटर्स वाला ट्रांसफर शुरू से ही वॉइड यानी कि इनवैलिड था। दूसरा रूल ये कि अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, बेटे वाला फेल हो गया पर दत्ता दिन का गया, वो तो जिंदा था।
यहाँ काम आता है सेक्शन 16। ये कहता है कि अगर एक आगे का ट्रांसफर किसी पिछले इनवैलिड ट्रांसफर पर डिपेंडेंट है तो पिछला डूबा तो अगला भी ऑटोमेटिक डूब जाएगा, क्योंकि दत्तादिन को प्रॉपर्टी तभी मिलनी थी जब बेटी वाला ऑप्शन फेल होता, इसलिए दत्तादिन का राइट भी ऑटोमेटिकली वॉइड हो गया। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया कि रामकली को लाइफ इंटरेस्ट मिला था, सिर्फ वो वैलिड था, उसके आगे की पूरी चेन अनबॉर्न डॉटर्स और दत्तादिन वाली एकदम इनवैलिड थी, इसलिए दत्तादिन को कुछ नहीं मिला। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 14, जो कि बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि परपेचुइटी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी को बहुत लंबे समय तक ट्रांसफर होने से रोक देना। लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता, इसलिए सेक्शन 14 एक टाइम लिमिट फिक्स करता है। प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट सिर्फ इतनी ड्यूरेशन तक पोस्टपोन किया जा सकता है, लाइफ ऑफ वन और मोर लिविंग पर्संस प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन जो इस पीरियड के एंड तक एग्जिस्टेंस में आ चुका हो, मतलब लाइफ एंडिंग प्लस द माइनॉरिटी, इससे आगे इंटरेस्ट पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए प्रॉपर्टी बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए देता है, उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड को ओनरशिप मिलेगी जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे, ये वैलिड है। लेकिन अगर कंडीशन हो कि ओनरशिप तब मिलेगी जब वो 30 साल का हो, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि सेक्शन 14 सिर्फ माइनॉरिटी यानी 18 ईयर्स तक ही अलाउ करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।